सच बोलूं तो इधर कुछ तो बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट है और सामने जॉब्स इतनी है ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं, मेरे को बहुत सारे कहीं पे भी मिल जाएंगे आपको। बस एक ही क्वेश्चन पूछते हैं लोग, भाई कहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ मिला नहीं मिला। और फिर बोलते हैं कि चले जाओ हम आपको कॉल करेंगे, लेकिन कोई किसी को कॉल नहीं आता है, वो सिर्फ स्कैम है एक। और सो कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे कोई फायदा नहीं है कैलगरी का। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, क्या सोचा था क्या निकला। और इसका मेरे को एकदम ऑनेस्ट रॉ आंसर चाहिए कि भाई आपने क्या ख्वाब देखा था, क्या निकला। एक्सपेक्टेशन तो ऐसा ही था, मैंने जो पहले स्टार्टिंग में बोला था कि अच्छी जॉब, ड्रीम ऐसा था कि मस्त कनाडा जाएंगे, पैसा कमाएंगे, जलसा करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बड़ा बंगला बनाएंगे। लेकिन इधर आने के बाद हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके उन बच्चों के लिए जो कि यहाँ पे अभी स्टडी परमिट पे आने का सोच रहे हैं, स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टाइप के कोर्सेज में आने का सोच रहे हैं। हमारे साथ है निलय, जो कि स्टडी परमिट पे आया था, लास्ट जनवरी में आया था। एंड हम उनसे उसका पूरा एक्सपीरियंस पूछने वाले, कैसी जॉब मार्केट है, स्पेसिफिकली जॉब के बारे में हम बात करने वाले हैं कि भाई जॉब का सिनेरियो कैसा है। लाइक जॉब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बाहर आने के लिए, राइट। और अभी सभी को पता है कि भाई अभी थोड़ा जॉब मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ऐसे में क्या मतलब बनता है आने का, नहीं बनता, इन सब के बारे में हम पूछने वाले हैं। सो निलय, वेलकम टू माई चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका है हमारे चैनल पे। सो फटाफट आप अगर आपका इंट्रोडक्शन देना चाहे तो 2-3 लाइन में। मेरा नाम निलय पाठक है, मैं गुजरात इंडिया से बिलोंग आता हूँ। मैंने इंडिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और बैचलर्स किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और मैं 14 दिसंबर को मैं कनाडा आया था 2023 को, और मेरा कोर्स है प्रोजेक्ट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बढ़िया। अच्छा। सो एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि वाई कनाडा जब आपने देखा होगा, ऑब्वियस है कि भाई बहुत सारे ऑप्शन थे आपके पास, यूएस था, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो फिर कनाडा क्यों? मतलब कोई खास वजह? मतलब ऐसी कोई खास वजह तो नहीं है, लेकिन सबका ही ड्रीम होता है पैसा ज़्यादा कमाना, अच्छी जॉब पाना। तो कनाडा क्या है, इजी है। लाइक मैं ऐसा सोच रहा था पहले, जब मैं इंडिया में था तो मुझे ऐसा लगता था कि कनाडा में जॉब इजी मिल जाती है, पैसा अच्छा हम कमा सकते हैं। और दूसरा और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पीआर जल्दी मिल जाता है, हो जाता है। सो इसलिए मैंने कनाडा सिलेक्ट किया था। मैं आता हूँ, इसके हम बाद में बात करेंगे इन डिटेल एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी पे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई के पास अभी जॉब भी चल रही है, भाई स्टडी भी कर रहा है। सो ये कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन ये पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे, जॉब हंट कैसा रहा था, क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या जुगाड़ करने पड़ते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि भाई जब आप 14 दिसंबर को इधर आए, बड़ा विंटर, मतलब कि एकदम इंटेंस विंटर जो होता है ना, वो होता है तब। तो क्या, जैसे हम हॉट समर में से जब पहली बार बर्फ देखते हो इतनी सारी, कैसा लगा? हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि ये मेरा पहला विंटर था और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा मुझे ठंड लगेगी। तो बहुत ही ख़तरनाक था। तो मैं पहले एक वीक तो मैं घर पे रहा, बाहर ही नहीं निकला क्योंकि बहुत खतरनाक ठंड थी। हमें इस ठंड का एक्सपीरियंस नहीं होता इंडिया में, तो फिर बहुत स्टार्टिंग में थोड़ा संभाल लेना अच्छा होता है, इसलिए मैं नहीं निकला था। फिर एक वीक के बाद मैं निकला घर के बाद और मैंने स्टार्ट किया जॉब ढूंढना। और इसके पहले हम आगे बढ़े, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा हमारे जो भी ऑडियंस है कि भाई अगर आप मनाली घूम के आए हो और ऐसा समझते हो कि भाई हमारे को एक्सपीरियंस है बर्फ़ का, तो वो भाई भूल जाना। मनाली अलग चीज़ है, ये जानलेवा ठंड होता है, ठीक है, -30-40 तक चला जाता है। सो वहाँ पे जुकाम सर्दी हो जाती है आपको अगर ज़्यादा एक्सपोजर, यहाँ पे फ्रोस्ट बाइट, हाइपोथर्मिया जैसा हो जाता है, ठीक है। सो ये थोड़ा प्रिपेयर होके आना, एंड यहाँ पे आते ही निकल मत जाना, स्पेसिफिकली विंटर पे आ रहे हो तो। ये भाई ने जो बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नए बच्चों के लिए। 2 चीज़ें बहुत अहम होती है जब भी कोई नया बंदा आता है। एक तो हो गया एकोमोडेशन, एक हो गया जॉब। यस, कॉलेज सॉर्टेड होता है, ठीक है। तो ये 2 आपने कैसे फिगर आउट किया? लाइक एकोमोडेशन का मेरे लिए इजी था, क्योंकि मेरा एक रिलेटिव है, वो इधर ही रहते थे कैलगरी में।
तो वहाँ पर मैं डायरेक्टली, वो मुझे एयरपोर्ट पर भी लेने आए और मैं वहाँ पर रहा, स्टार्टिंग के 15 दिन वहाँ पर रहा मैं। और जॉब का ऐसा सीन है कि मैंने पहले बोला कि मैं 1 वीक तो घर पे रहा, फिर 1 वीक के बाद मैंने धीरे धीरे अपना रिज्यूमे बनाया इधर का, और फिर मैं सभी जगह बांटने को अपना रिज्यूमे निकला। और यह बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ आपको सीखना मिलता है, नए नए लोगों के साथ मिलना, बातचीत करना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो फिर मैंने बहुत सारे रिज्यूमे बांटे और फिर फाइनली मुझे जॉब मिली मैकडोनल्ड्स में, मैं भी जॉब कर रहा हूँ। नहीं, हम आते हैं जॉब के ऊपर। पहले एकोमोडेशन, अगर कोई नया बंदा आ रहा है और आपके तो ठीक है जान पहचान वाले थे, अगर उसका कोई जान पहचान वाला ना हो तो फिर वो कैसे एकोमोडेशन सॉर्ट करे अपना? वेल, किसी का कोई रिलेटिव ना रहता हो इधर कनाडा में तो उसको इंडिया से स्टार्ट करना पड़ता है ढूंढना 2-3 महीने पहले। तो वो लाइक फेसबुक मार्केट प्लेस से वो ढूंढ सकता है, और बहुत सारी वेबसाइट होती है, सो उससे वो घर फाइंड कर सकता है। नहीं, बराबर। सो बेसिकली आपका ग्रुप पहले से ही बना लो और वहाँ से ही ढूंढना चालू कर दो तो अच्छा पड़ता है यहाँ के, क्योंकि विंटर में जिस सिचुएशन में आप बाहर जा भी नहीं सकते हो, वैसे में घर ढूंढने जाना इट्स लाइक टू मच। तो ये आप थोड़ा दिमाग में रखना। अगर विंटर में आना है, समर में इट्स इवन दो गुड, लेकिन विंटर में आ रहे हो तो इंडिया से एकोमोडेशन सॉर्ट इवन टेम्पररी एकोमोडेशन तो ढूंढ ही लेना पड़ता है। हाँ, फिर इधर आके आप परमानेंट सॉल्यूशन ला सकते हो, लेकिन टेम्पररी तो आप इंडिया से ही आपको ढूंढना पड़ेगा। और अगर किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा होता है तो फिर लास्ट ऑप्शन बच जाता है एयरबीएनबी का। यहाँ पे चलता है एयरबीएनबी, तो सॉर्ट ऑफ होटल जैसा है कि आपको होटल बुक करने, जितने दिन तक आपको कुछ मिल ना जाए रेंट पे तब तक आपको होटल में रहना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, पर डे $100 कभी कभी ले लेते हैं। सो ट्राई कीजिए फिगर आउट करने का, ना हो तो फिर लास्ट ऑप्शन एयरबीएनबी आपके लिए हमेशा रहता ही है। सो कमिंग टू द जॉब, आपने बहुत ही दिक्कतें उसमें देखी, मतलब बहुत जगह जाना पड़ा। तो अगर कोई बंदा आ रहा है यहाँ पे तो उसको अगर जॉब चाहिए तो आप क्या रेकमेंड करोगे कि भाई कुछ आपने गलतियाँ की, कुछ आपने सीखा हो जिससे कि जो नए आ रहे बच्चे उनको फटाफट जॉब मिल जाए? कुछ ऐसे टिप्स अगर आप देना चाहे तो। या टिप्स तो ऐसी है कि आपको, सही बोल रहा हूँ मैं, फेक एक्सपीरियंस डालना ही पड़ेगा, राइट। मैंने क्या डाला था मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऐसा डाला था कि मैं डीमार्ट में मैंने एज अ क्लार्क काम किया है, राइट, और मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। पर इधर क्या फेक एक्सपीरियंस आप डालोगे तभी आपका रिज्यूमे में इम्पैक्ट पड़ेगा और तभी आपको जॉब मिलेगी। सो फेक एक्सपीरियंस आपको डालना पड़ेगा। दूसरी है अवेबिलिटी, आपकी अवेबिलिटी क्या है वो भी बहुत मैटर करती है, राइट। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए आपको रिज्यूमे बनाना पड़ेगा। ओके, जो जॉब हंट है उसमें क्या ज़्यादा मायने रखता है कि भाई आप क्या रेकमेंड करोगे कि भाई सीधा बंदा रेफरेंसेस ढूंढने पे लग जाए या फिर दुकान जाए, हार्डर वे लेके जाए, या फिर कौन से रास्ते से जल्दी मिल जाती है? आई थिंक रेफरेंस से जॉब जल्दी मिल जाती है। बहुत सारे बच्चे को रेफरेंस से जॉब मिली है और जल्दी मिल जाती है। पर अभी किसी को रेफरेंस ना हो तो उसको तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हर एक शॉप पे, हर एक होटल रेस्टोरेंट पे जाना पड़ेगा और रिज्यूमे देना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो रेफरेंस क्या है कि अब मेरे पास रेफरेंस नहीं था तो मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट में गया, बहुत सारे होटल्स में गया, रिज्यूमे बांटे और फिर मुझे मिली। तो इसलिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तकरीबन कितने आपने बांट दिए होंगे? मैंने तकरीबन 100 जैसे, तो 100 रेज्यूमेस गाइस, सिर्फ 15 दिन में। सिर्फ 15 दिन में, ठीक है। सो दिन के 5 से 10 रेज्यूमे बांटने की एक क्षमता एंड माइंडसेट बना के आना। ऐसा देखो अभी सिचुएशन ऑनेस्टली हम बताए तो भी इतना ऐसा नहीं है कि आप आ जाओगे, जॉब वेट करे, भाई तू आ जा हमारे पास, ठीक है। बहुत लंबी लाइन है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा फुटेज मेरे पास जो अगर कुछ है तो बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट है और सामने जॉब्स इतनी है ही नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं, मेरे को बहुत सारे कहीं पे भी मिल जाएंगे आपको, बस एक ही क्वेश्चन पूछते हैं लोग, भाई कहाँ पे काम करे, कुछ मिला नहीं मिला। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन हो गया है। अगर मिला है तो मेरे को भी लगवा दे। आज भी मेरे को 2 बंदे मिले थे कि भाई हमको कहीं पे लगवा दे, ठीक है। सो ये आपको माइंडसेट बना के आना पड़ेगा कि भाई डे 1 पे आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको भाई ढूंढना पड़ेगा, हर एक स्टोर पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैंने 100 पे डाल दिया, भाई ने 100 डाला, मे भी आपको 200 डालना पड़े रेज्यूमे, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि भाई कोई लिमिट नहीं है, जब तक ना मिले तब आप ढूंढते रहो उसको, ठीक है।
और मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, हम्म। कई एम्प्लॉयर तो क्या है कि रिज्यूमे लेते भी नहीं है, हाँ डायरेक्ट मना कर देते हैं मुंह पे। हाँ। और कई लेते हैं तो वो तुरंत फाड़ देते हैं और फाड़ फेंक देते हैं, देते हैं, फेंक देते हैं, वो रखते भी नहीं है। रखते भी तो नहीं। आपको इसी समय डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने पेशेंस रखना है और करना है आगे का। सो जैसे मैंने पहले की एक वीडियो था उसमें भी बताया था कि भाई रेज्यूमे फाड़ दे, इससे चलो अपना थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन एनीवेज वो आप चले जाओ, उसके बाद अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो वो क्या 100-200 रेज्यूमे उसको दिन के आ जाते हैं, ठीक है, तो वो संभाल के रखने वाला नहीं है, वो ऐसे भी फेंकने वाला है। तो ऐसे अपना मन बना लेने का कि भाई वो बाद में भी फाड़ने वाला था, मेरे सामने फाड़ा, कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो ये पेशेंस आपको चाहिए होगा एंड आपको नॉन स्टॉप सर्च करना पड़ेगा जॉब। एंड इसमें भी कुछ कुछ एरियाज जैसे कि अगर आप कुछ रेकमेंड करना चाहो, आपने पूरा कैलगरी छान लिया था, ठीक है, डाउनटाउन बाहर के एरिया, आप क्या रेकमेंड करोगे अगर कोई नया बच्चा आ रहा है, वो कहाँ से चालू करे तो उसको फटाफट जॉब मिलने के चांस होते हैं? मतलब मैं ऐसा रिकमेंड करता हूँ कि जो बंदा नया आया हो और जो जहाँ रह रहा हो उसी से 2 किलोमीटर अराउंड में जो एरिया में जो जॉब मिल सकती है वो ज्यादा चांसेस है उसको मिलने का, क्योंकि क्या है कि डिस्टेंस नजदीक है। तो एम्प्लॉयर भी वही चाहता है कि वो किसी भी समय वो उसको फोन करे, वो आ सकता है, ऐसा बंदा वो चाहेगा ऑब्वियसली। सो मेरा रिकमेंड ऐसा ही है कि 2-3 किलोमीटर के एरिया में जो आप ढूंढ सकते हो तो वो बेहतर होगा। मैंने भी ऐसा ही किया था, मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर के अंतर में मेरा जॉब आ जाता है, जॉब लोकेशन। हाँ, लेकिन इसके साथ ये भी एक वैलिड पॉइंट है, इसके साथ ये भी एक पॉइंट होता है कि भाई जॉब्स किसी मार्केट में कितनी है और सामने अप्लाई करने वाले कितने हैं। डाउनटाउन में अगर आप निकलोगे तो वहाँ पे तो बंदे भरे पड़े हैं, सारे कैलगरी 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। डाउनटाउन सेंटर में आता है तो सारे जो बंदे वहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो डाउनटाउन में जल्दी नहीं मिलेगी आपको अगर जल्दी से जल्दी चाहिए तो मे भी आपको ज़्यादा लक बाहर पे मिल सकता है, जो आउटस्कर्ट एरिया है, जैसे कि मतलब कोई भी आपका जो भी सिटी है उसके बाहर के एरिया जहाँ पे ज़्यादा लोग अप्लाई करने से डरे या फिर कुछ ना कुछ वजह से वहाँ पे ना पहुँच रहे हो, वैसी जगह पे आपको जल्दी आपको जॉब मिल और जाएगी। जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट कम रहते हो वहाँ पर आप कम रहते हो, अप्लाई करोगे तो वहाँ चांसेस ज़्यादा होंगे। चांसेस ज़्यादा होगा, मतलब आप जो भी सिटी में जाओगे आपको एक आइडिया लग जाएगा, आइडिया लग यहाँ पे जाएगा। अपने बंदे बहुत है, वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ही होगा, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि जहाँ पे कोई अप्लाई नहीं कर रहा है वैसे एरिया पे जाओ, ठीक है, स्टार्टिंग में। एंड आप कैलगरी फेयर में भी गए थे आई गेस, कुछ स्टैम्पीड में? बताना? नहीं जॉब फेयर अच्छा, में, जॉब फेयर। उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहे, क्या सीन था वहाँ पे और क्या होता है कैलगरी फेयर? टू बी ऑनेस्ट कोई फायदा नहीं है कैलगरी फेयर का। अच्छा, बहुत लंबी लाइन होती है, मेरे हिसाब से 500-600 लोग आते हैं। My इतनी goodness. लंबी लाइन में लोग 7 बजे से आ जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं। बहुत लंबी लाइन होती है और अंदर क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो लोग रिज्यूमे ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि चले जाओ हम आपको कॉल करेंगे, लेकिन कोई किसी को कॉल नहीं आता है, वो सिर्फ स्कैम है एक। और सो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से, कोई फ़ायदा नहीं है कैलगरी फेयर का। नहीं वो पॉइंट है, मतलब जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। कैलगरी जॉब फेयर बेसिकली सिटी ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पे कि सारे जो कंपनीज है जिनको चाहिए बच्चे या कोई भी जॉब के लिए, वो आते हैं वहाँ पे एंड वो अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं कि भाई हमारी ऐसी कंपनी, हम ये काम करते हैं, हमको इसके लिए बंदे चाहिए, सो क्या आप इंटरेस्ट हो। अर्लियर टाइम कैसा था, इनको बंदे चाहिए थे, बंदे नहीं थे, तो ये लोग ऐसा फेयर करते थे, इनवाइट करते, भाई आओ हमारी ऐसी कंपनी, हम ऐसा ऑफर करेंगे, ये वो। अभी सिचुएशन पूरा पलट गया है, ठीक है, कंपनी अनलिमिटेड है, बंदे इतने लंबे लाइन, इतने 500-600 लोग, 1-1 किलोमीटर की लाइन थी, ठीक है। सो कैलगरी फेयर के बारे में ऐसी सिचुएशन है, कभी कभी ये भी सेंस नहीं बनता है कि आप इतनी लाइन में आधा दिन चला जाता है आपका जब तक टर्न आए, और अंदर आपको QR कोड दे देते हैं बेसिकली कि भाई इसको स्कैन करो, यहाँ पे हमारी कंपनी डिटेल्स मिल जाएगी। मैंने 2 कैलगरी फेयर अटेंड किया है, लेकिन मुझे किसी का भी कॉल नहीं आया आज तक, अभी तक किसी का कॉल मेरे को नहीं आया। वो लोग सिर्फ बोलते हैं कि आपको कॉल करेंगे और बताएंगे क्या है आपका स्टेटस, लेकिन कुछ कॉल नहीं बताते। नहीं, बहुत सारे बच्चों का ऐसा ही रहता है एंड उसका एक रीज़न ये भी है कि भाई बहुत सारे होते हैं, वो किन किन को कॉल करेंगे। और कनाडा में एक बहुत ही अच्छा तो नहीं है, बहुत ही ख़राब बोल सकते हैं सिस्टम ये है कि भाई आपको अगर जॉब नहीं, आपको बताएंगे भी नहीं कि आप रिजेक्ट हुए हो। कहीं पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो ये इतना घटिया सिस्टम है कि भाई
ये लोग इतना भी नहीं कहते कि भाई थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू, हम आपको नहीं ले सकते, लुकिंग फॉरवर्ड सम टाइम नेक्स्ट डे। ऐसा कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं भाई, हाँ तो हाँ बोल दो, ना तो ना बोल दो, कुछ तो बताओ। तो बच्चों को पता चला कि भाई हम कहीं पे और अप्लाई कर सकते, नहीं अप्लाई कर सकते। एंड ये सारी पार्ट टाइम फील्ड जॉब सब में यही सिनेरियो है। तो ये कनाडा का सॉर्ट ऑफ कल्चर ही है। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो डिसहार्टन मत होना, ऐसा ही सिस्टम है। थोड़ा थोड़ा इनिशियली लगता है बहुत बुरा, लेकिन फिर क्या है, यही सिस्टम है तो क्या कर सकते हैं। जॉब ढूंढने में 1-2 महीना लगेगा, फिर मिल ही जाती है सबको। थोड़ा हार्ड वर्किंग बनना पड़ता है। 1-2 महीने में मिल ही 1-2 महीने में मिल जाती है। आपको थोड़ा हाथ पैर ज्यादा मारना हाँ। पड़ेगा, मिल जाएगी। सबको मिल जाती है। कैलगरी के लिए क्या रीजंस थे कि भाई कैलगरी आना है? या कैलगरी में कॉलेज यूनिवर्सिटी सब अच्छी है, अपने इंडियंस भी थोड़े अच्छे ज़्यादा है, तो क्या अपना सपोर्ट मिल जाता है। और या इससे ये दो रीजंस अच्छे हैं। सो अब हम आ जाते हैं आपके एकेडमिक्स के ऊपर। आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों चला? आप आ रहे हो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, ठीक है, पछतावा तो दिख रहा है मुंह पे लेकिन जोक्स अपार्ट, क्या रीजन था कि भाई हम जाते प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? या रीज़न तो यही था, मुझे पहले से ही कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट था। मैं कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहता था। तो मुझे ऐसा लगा ये अच्छा, ऐसा नहीं है कि खराब है, ये अच्छा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छा कोर्स है। मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, लेकिन मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स करता हूँ, तो आगे जाके मुझे मेरे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में बन सकता हूँ, और कॉर्पोरेट अच्छी जॉब मिल सकती है मुझे। तो इसी रीज़न से मैंने ये सिलेक्ट किया। बराबर। मतलब ये मेरे साथ भी था। इंडिया में जब होते हैं हमको MBA मैनेजमेंट का मतलब होता है कि भाई ये अच्छा होता है, लेकिन सिचुएशन आपको यहाँ आने के बाद पता चलती है एक कि भाई, एंड ये जो नए बच्चे स्पेसिफिकली सोच रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह मैनेजमेंट कोर्सेज लेने का, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे भरे पड़े बहुत लोग हैं। मतलब कि हर दूसरा, अभी मैंने एक बंदे को यहाँ पूछा बस स्टॉप पे, भाई क्या किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब कि सीन इज दैट बैड। हर दूसरा बंदा इधर IT का निकलेगा, इधर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन ये सारे मैनेजमेंट ही है। एंड इसमें स्कोप है, लेकिन भाई लोग भी इतने हैं। आपके पास कोई अलग डिफरेंट स्किल होगी, हाँ, स्किल, तब आपके चांसेस ज़्यादा होंगे जॉब मिलने के। तो अगर आप ये सारे कोर्सेज प्लान कर रहे हो तो भाई उसके साथ कुछ स्किल भी ऐड करना, स्किल के ऊपर थोड़ा काम करना, वही आपको सेपरेट करेगा। वरना बिलीव मी, इतने लोग हैं, किसी को भी पूछोगे IT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, नॉट ओनली इन कैलगरी, एवरीवेयर इन कनाडा। तो बेसिकली कि भाई आप थोड़ा स्किल के ऊपर भी काम सोच लेना। ऐसा जो इंडिया से लगता है ना मैनेजमेंट के बाद तो भाई मैनेजरियल पोजीशन, कंपनी, कॉर्पोरेट, जैसे भाई ने भी सोचा था कि भाई कॉर्पोरेट में मैनेजरियल पोजीशंस खुल जाती है। तो MBA अलग चीज़ है, मैनेजमेंट अलग चीज़ है, ठीक है। ये नहीं भूलना था नहीं ऐसा मतलब ये एक रियलिटी है, ठीक है। एंड ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा ये बताना नहीं चाहता, बट बताने का एक ही पर्पज़ है कि यू गेट प्रिपेयर्ड, कि भाई थोड़ा आप तैयारी उस मुताबिक करो, तो आपको यहाँ पे अच्छा चांस मिल जाए फिर, ठीक है। अगर आप सिर्फ अपने कोर्स के बलबूते पे यहाँ पे जाओगे कुछ करने के लिए, तो शायद आपको दिक्कतें आ सकती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको जो इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस होगा इंडिया में, तो आपके लिए बहुत एडवांटेजेस है इधर जॉब मिलने के। क्योंकि इधर क्या है कि आपको एक्सपीरियंस बहुत मांगते हैं एम्प्लॉयर, सबके पास। सो आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको इंडिया में कंफर्टेबल हो, और अब ऐसा है नहीं कि मेरे को अभी बाहर जाना है, ठीक है, बीटेक के बाद, तो बेस्ट ऑप्शन अभी जो कनाडा का जॉब मार्केट है, यही मैं रेकमेंड करूँगा। थोड़े साल रुक जाओ, वहाँ पे एक्सपीरियंस गेदर करो, ताकि जब आप यहाँ पे आओ तो यू विल स्टैंड आउट, ठीक है। एंड MBA में एडमिशन के लिए आपको वर्क एक्स भी चाहिए होगा 2-3 साल का, वो गेदर कर लो, MBA में कर लो। फिर थोड़ी उसकी फीस ज़्यादा होती है, लेकिन दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन। सो जो अभी की आपकी वर्किंग आवर्स की कंडीशन है, इसके मैं अभी फाइनेंसिस के ऊपर आना चाहता हूँ कि जो अभी का आपका इनकम हो रहा है इतने घंटों में से, क्या वो सफिशिएंट है अपनी फाइनेंस मेंटेन करने के लिए, बेसिकली फीस भरने के लिए वगैरह वगैरह? टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो नहीं है, क्योंकि 20 घंटे में आप क्या कमाओगे? कुछ भी नहीं कमाओगे, क्योंकि इधर महंगाई इतनी सारी है, एक्सपेंसिव बहुत है यहाँ पर। आप रेंट की बात सोचो तो बहुत ज़्यादा रेंट है इधर। फिर ग्रोसरी भी 200, 250, 200 हो जाता है। फिर मोबाइल बिल
और वो सब मिला के मेरा कॉस्ट अराउंड होता है $650 to $700 पर मंथ, राइट। और फिर आपको 20 आवर सिर्फ मिलते हैं, तो आप नहीं कर पाते मैनेज, दिक्कत होती है। नहीं, ये हमारे वक्त पे तो वो था, वेव ऑफ हो गया था, तो हम कितना भी कर पा रहे थे। लेकिन ये पॉइंट है कि भाई जब आप स्टडी कर रहे होंगे और पार्ट टाइम में अगर 20 घंटे कर रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले साल तो खैर GIC आ जाएगी आपकी। अभी जो नए बच्चे आएंगे उनको तो 20,000 GIC आएगी, तो वो अगर आप GIC सेव करके रखो तो भी आपका ट्यूशन फीस निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन फाइनेंसेस यहाँ पे क्या है, 20 आवर्स में थोड़ा दिक्कत इसलिए भी होता है क्योंकि मिनिमम वेज अभी बढ़ा नहीं है, ठीक है। अल्बर्टा वंस लाइक वो हाईएस्ट था, 15 समथिंग वो देता था उस टाइम पे। बहुत कम स्टेट थे जो 14 के ऊपर देते थे, ठीक है। एंड अभी अल्बर्टा सबसे लोएस्ट, लाइक फ्यू ऑफ द लोएस्ट स्टेट्स में। सो ये भी एक दिक्कत है। एंड इसके सामने हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ गई है। मतलब मैं एक इन डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ खर्चों के बारे में, पर मंथ क्या होता है। फाइनेंस मेंटेन करने के लिए क्या टिप दोगे? बस फाइनेंस मेंटेन करने के लिए तो यही एक ही टिप है कि आप अननेसेसरी एक्सपेंस को आप अपने काबू में रखो, राइट। और आपको जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वही आप मतलब बाय करो, वरना मत करो। पैसे की बहुत आगे ज़रूरत पड़ेगी आपको, फीस पे करनी है, इंडिया में भेजना है आपको, आप लोन लेके आए होंगे, ज़्यादातर बच्चे लोन लेके आते हैं, लाइक मैंने भी लोन लिया था। तो आपको इंडिया में भी भेजने होंगे अपने पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए। तो मेरे हिसाब से एक ही चीज़ आप कर सकते हो कि आप अपने पर काबू रख के एक्सपेंस आप कम करो, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको ही आप बाय करो, वरना मत करो। नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी है। स्पेसिफिकली गुजरात से आ रहे हो वो तो थोड़े फ्रूगल होते ही है अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में, वो कोटा खर्चा नहीं करते आड़ेवड़ा। लेकिन दूसरे जो स्टेट्स के होते हैं, ठीक है, तो उनको होता है कि भाई हम आते ही कुछ ब्रांड्स में घुस जाए, ये कर ले, ये वो कर ले। भाई देख लेना, थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है क्योंकि बहुत फंस जाते हैं। सो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर मत ही लेना, और गाड़ी का सोचना भी मत आने के बाद, ठीक है। मैंने कुछ लोग ले लेते हैं, मतलब कुछ जैसे कि अभी पंजाब हो गया, पंजाब में जो बच्चे आते हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनकी तो मतलब ड्रीम ही ये होता है कि भाई यहाँ जाके मस्टैंग ले लेंगे। फिर वो मस्टैंग लेके ही आपको वही करना पड़ता है, उबर ईट्स वगैरह, क्योंकि उसका जो EMI है वो निकालना पड़ेगा। इंश्योरेंस बहुत आता है भाई यहाँ पे, गाड़ी पे $300-400 आता है। तो ये खर्चे बहुत ही बढ़ जाएंगे। तो बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर स्पेंडिंग, राइट। कि भाई ऐसा सोच समझ के करना है, जैसे भाई ने बताया कि आगे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ अभी मैं एक दो, मतलब कि जैसे कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर ही रहे थे, तो आपको क्या लगता है पीछे जो आपके सीनियर्स वगैरह है उनका जॉब मार्केट कैसा है? कुछ जॉब्स वगैरह कैसे मिलती है? ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जॉब मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट है, मैंने देखा। फील्ड जॉब की हम बात कर रहे हैं अभी तक हम पार्ट टाइम की बात कर रहे थे। अभी प्रॉपर जिसकी आपने पढ़ाई की है, फील्ड जॉब का मतलब यही है कि जिसकी पढ़ाई की है उसकी जॉब। तो फील्ड जॉब की मैं बात करूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स ख़त्म करते हो, उसके बाद भी आपको एडिशनल सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ता है। आप जो करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी। लाइक मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हूँ, तो मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने जब कोर्स में फिनिश करूँगा तब मुझे और दूसरा सर्टिफिकेट लाइक PMP नाम का कोर्स आता है सर्टिफिकेट, उसको मेरे को एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। जब मैं वो एग्ज़ाम दूंगा तभी मेरी लाइक मुझे जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कोर्स करोगे तब आपको तुरंत ही जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब पेशेंस बहुत ही जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई कुछ भी सारे मार्केट डिफिकल्ट है, जॉब के सारे मार्केट, बीट पार्ट टाइम हो गया, फील्ड जॉब हो गया, सारे में थोड़ी दिक्कतें आएगी अभी आपको। मतलब अगर इन नटसेल बोला जाए, अगर आपको इमीडिएटली ऐसा आना ही आना ऐसा ना हो तो भाई थोड़ी देर रुक जाना के बारे में। मैंने जैसे पहले बोला, आपको एक्सपीरियंस होगा इस फील्ड में, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको जॉब ढूंढने में मुश्किल ही नहीं होगी। आपको इधर डेफिनेटली जॉब जल्दी से मिल जाएगी क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है। और इधर के एम्प्लॉय क्या सोचते हैं कि मुझे जो एक्सपीरियंस वाले बंदे मिल जाते हैं तो उसको क्या ट्रेनिंग में कम दिन लगेंगे उसको ट्रेन करने में, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर फील्ड का। तो डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस लेके आओ तो आपका चांसेस ज़्यादा है जॉब मिलने का, और अच्छी जॉब मिलेगी। ऐसा भी नहीं है कि अच्छी जॉब मिलेगी। मतलब मैं दोनों ही कर चुका हूँ और कर रहा हूँ दोनों ही, अभी पार्ट टाइम भी फील्ड जॉब भी कर रहा हूँ। सो ये जो बात बताई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड ये मैटर भी करती है कहीं ना कहीं। सो ये आप
ट्राई कर सकते हो एक्सपीरियंस गेदर करने का वहाँ पे। के अलावा अगर आप कोई इन जनरल आपका अभी तक का कोई चुनौती भरा कोई किस्सा हो कि आपको बहुत ही दिक्कत आई थी, बीट वेदर बीट फाइनेंशियल, जो आप शेयर करना चाहो। Yeah, the worst situation is like weather. Weather is totally unpredictable in Canada. So क्या होता है कि अभी लाइक सुबह ठंडी होती है, फिर आफ्टरनून में बहुत गर्मी पड़ती है, फिर आप 4 बजे देखोगे तो बहुत बारिश गिरेगी। तो इसका कुछ नक्की नहीं होता वेदर का, तो आपको वो हम ख्याल रखना पड़ेगा वेदर का। फिर दूसरी चीज़ या ऐसा हमने बात की कि जॉब थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस अपने आप में रखना पड़ेगा, तो सब अच्छा होगा। फाइनली एंड पे सब अच्छा ही होता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने भी बहुत सारे रिज्यूमे बांटे हैं, मैंने भी बहुत किया है, हार्ड वर्क किया है, तब जाके मुझे जॉब मिली है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब नहीं मिलती, मिल जाती है, पर थोड़ा टाइम लगता है। नहीं, मिल जाती है आपको, थोड़ा 1-2 महीना तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन मिल जाएगी। और दूसरा चीज़ ऐसा है कि आप फाइनेंस कैसे मैनेज करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। आप अच्छी तरह मैनेज करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर आपने अननेसेसरी चीज़ आप बाय करोगे यार, ऐसा कुछ करोगे तो आपको प्रॉब्लम आगे जाके ज़रूर आएगा। इंडिया मिस होता है? यस, होता है। इंडिया मिस होता है, बहुत क्या, होता है। क्या मिस करते हो इंडिया में इधर सच बोलूं तो इधर कुछ कुछ नहीं है। इधर पैसा है, इधर ना फैमिली होती है, ना कोई अपना कल्चर होता है, ना इधर कोई फेस्टिवल होता है, ना इधर कोई अपने। इंडिया में क्या होता है कि हम बाहर जाए तो दो आदमी के साथ हम बात कर सकते हैं, हम हमारे पड़ोसी के साथ बात कर सकते हैं। इधर तो कोई अपने 2 पड़ोसी एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है कि कौन रहता है, वो भी नहीं पता होता है, राइट। तो ये सब मिस होता है। फेस्टिवल तो बहुत मिस होता है इधर। सो ये है। जो इवेंट्स होते हैं, शादी और वो सब बहुत मिस होता है। अभी नेक्स्ट ईयर मेरे भाई की शादी है, पर मैं नहीं जा सकूंगा, क्या मेरी स्टडी है, सो ये सब बहुत मिस होता है। कब सोच रहे हो आप इंडिया जाने का? अभी तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर दिसंबर में मैं जाऊंगा, मेरा जब कोर्स खत्म हो जाएगा। 2 साल के बाद? 2 साल के बाद, या मतलब यहाँ पे अगर आप फाइनेंसिस सही से मेंटेन करते हो तो मे बी आप फर्स्ट ईयर के बाद भी जा सकते हो, लेकिन बहुत ही आपको माइंडफुल एंड डिसिप्लिन रहना पड़ेगा अपने फाइनेंसिस में, ठीक है। एंड इसके साथ एक आखिरी का क्वेश्चन ये है कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, क्या सोचा था क्या निकला? और इसका मेरे को एकदम ऑनेस्ट रॉ आंसर चाहिए कि भाई आपने क्या ख्वाब देखा था, क्या निकला? एक्सपेक्टेशन तो ऐसा ही था, मैंने जो पहले स्टार्टिंग में बोला था कि अच्छी जॉब, ड्रीम ऐसा था कि मस्त कनाडा जाएंगे, पैसा कमाएंगे, जलसा करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बड़ा बंगला बनाएंगे। लेकिन इधर आने के बाद रियलिटी टोटली डिफरेंट थी। और इतनी मजदूरी सोची थी, मतलब इतना हार्ड वर्क होता है, इतना। ये अच्छा पॉइंट है। मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ कि इंडिया से ही आप ऐसा मन बना के आओ कि उधर जाके मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसा सोचोगे कि इधर जाके मस्त जॉब मिल जाएगी, अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगी, तो ऐसा नहीं है भाई। तो इंडिया से ही आप ऐसा मन बना के आओ। मैं बना के आया था। मैं सोच के आया था कि वो भाई वहाँ जाके, मैं वहाँ पे ऑलरेडी कॉर्पोरेट में था, ठीक है, और वहाँ से बाहर आने में ये पता था ऐसा, तो सोचा था कि भाई वो वहाँ पे वो इंडिया में छोटू को बुलाते हैं ना, छोटू टेबल तो भाई दौड़ते दौड़ते चला, उतना आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेंटली प्रिपेयर होके आना है इधर। या मच्छर यहाँ पे भी होते हैं, जो सोचते हैं मच्छर होते हैं, तो मच्छर यहाँ पे भी होते हैं, समर में होते हैं मच्छर। सो इसी के साथ अगर आपके अभी भी कोई डाउट रह जाता है जो हम कवर ना कर सके हो, तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बता देना। मैं या फिर ये भाई आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। हम ट्राई करेंगे जितना ऑनेस्टली हम आपको शेयर कर सके फैक्ट। ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, लेकिन आप हवा में ना उड़ो, बेसिकली उसके लिए कि आपको एक ग्राउंड रियलिटी पता रहे, इसके लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।